हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम क्लास हमारी रूटीन क्लास जो इस समय चल रही है, हालांकि अभी बीच में प्रैक्टिस भी हुई थी, लेकिन रूटीन में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल भी प्रैक्टिस हुई थी, और आज जो प्रैक्टिस मतलब परसों भी प्रैक्टिस हुई थी और कल भी प्रैक्टिस हुई थी, 2 दिन आपकी प्रैक्टिस हुई, तो क्लास नहीं हो पाई। तो आज हमारी ये जो क्लास होगी ये 13 नंबर की होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट की। 13 नंबर का मतलब ये है कि इससे पहले हमने 12 टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो एक तो प्रैक्टिस सेट की थी, और उससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो शायद हमने प्रशब्द के प्रकार पढ़ी थी। आई थिंक, मुझे यही याद आ रहा है। ठीक है, तो जो भी है, मतलब आप लोग अगर देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कुछ लोगों को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब वगैरह करने को बोलती हूँ, तो कुछ लोगों को दिक्कत रहती है इस चीज़ से। तो अगर आपने प्रिय छात्र, प्रिय स्टूडेंट, प्रिय जो भी हो, आप मेरे फ्रेंड जैसे ही हो, लगभग हम लोग एक ही एज के हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हो, आप हमारे लिए सभी प्रिय हो। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप उन बातों को स्किप कर दिया करें, क्योंकि देखो, मेरा चैनल है, मुझे 1 साल होने जा रहा है इस चैनल पे काम करते हुए। तो क्योंकि यूट्यूब की एक कुछ पॉलिसी होती हैं, तो जिसमें 1 साल के अंदर कुछ टारगेट पूरा करना पड़ता है। तो मेरे सारे टारगेट पूरे, बस एक सब्सक्राइबर का पूरा नहीं है, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा चैनल है, ये मेरा काम है आज भी। हाँ, ये बात और है कि टारगेट पूरा होने के बाद शायद मैं इतना नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक जो कहते हैं ना क्राइटेरिया है, वो मैं क्रॉस कर लूँगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे थोड़ा डर रहता है कि भाई 1 साल पूरा होने वाला है, सब कुछ माइनस में ना हो जाए, जो भी मैंने टारगेट पूरे किए हैं वो भी सब माइनस हो जाएंगे दूसरे साल लगते हुए। तो भाई हर किसी को टेंशन होती, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। और रोज़ मैं इतनी लंबी बात नहीं करती हूँ, सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए एक बार बोलती हूँ, फिर मैं बढ़ जाती हूँ आगे। आज मैं थोड़ा, बल्कि रोज़ से ज़्यादा बोली, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बच्चों को जो कमेंट आते हैं या रिप्लाई आते हैं कि पढ़ तो रहे हैं या जो भी है, तो वो कोई नहीं बेटा, वो मेरा काम है भाई, मेरा चैनल है। और अब विश्वास नहीं करोगे, बहुत से बच्चे बोलने के बाद भी नहीं करते हैं। तो फिर बताइए, अगर मैं ना बोलूँ तो कैसे चलेगा? ठीक है ना, आप ही मेहनत कर रहे हो, कहीं आप भी जो तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कुछ तो चाहते हो ना कि कुछ अर्निंग होगी, हमारी फैमिली की कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी, ठीक है ना। कुछ तो आपके भी सपने होते हैं, वैसे आप समझो मेरे सपने। और हर चीज़ मैं आपके हिसाब से करती हूँ। मैंने बेसिक वीडियोज़ बनाए पहले, जिस पर मुझे व्यूज़ भी अच्छे मिले, सब्सक्राइबर भी अच्छे मिले, तो लेकिन आप लोगों को ही पसंद नहीं आया कि मैम आप लोग सिर्फ पढ़ाया करिए, आप ये वीडियो नहीं बनाया करिए। तो मैंने, देखो, आप लोगों की सबकी बात मानी, मैंने वो वीडियोस तब से नहीं बनाए, जबकि उस पर मुझे अच्छा व्यू मिल रहा था, अच्छा सब्सक्राइबर मिल रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा काम पढ़ाना है, तो मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुश रहें। तो थोड़ा बहुत मुझे भी भाई बोलने का मौका दिया करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। नवजात शिशु की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें आपको आज न्यूनेट, पार्ट यूनेट और बकाया जो शिशु की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं एक नवजात बच्चा जो तुरंत जन्म लेता है, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, और वो भी वह चीज़ें होंगी जो आपको एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग परेशान ना होइए, बस क्लास को सपोर्ट करते रहिए भाई, थोड़ा मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो नवजात शब्द 2 शब्दों से बना होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, हम बात कर रहे हैं नवजात शिशु की। नवजात शिशु किसे कहते हैं? जिसका जन्म हो चुका है, ठीक है ना। अब वो गर्भावस्था में नहीं है, अब वो पेट से बाहर आ गया है, ठीक है, तो हम उसको नवजात कहते हैं। तो नवजात शब्द अगर आपसे पूछा जाए कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहोगे 2 शब्दों से। कौन कौन से? नव प्लस जात। ठीक है, नव प्लस जात। नव का मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो नव का मतलब होता है नया। और जो जात है, यहाँ पर आपको ये जात लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब होता है जन्म देने वाला। ठीक है ना, तो नवजात का जो प्रॉपर अर्थ अगर हम कहें तो नए जीव को जन्म देने वाला, मतलब नवजात। ठीक है ना, ओके, मतलब नया जन्मा, न्यू जन्मा शिशु जो है वही नवजात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अर्थात लिखा हुआ भी है, आप देख लीजिए। जो नवजात से अभिप्राय क्या है? ठीक है ना, बेवजह की बातों में थोड़ा मैं उलझ गई, इस वजह से थोड़ा अभी मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ। हम बात कर रहे हैं नवजात की। ठीक है, तो जो नया बच्चा होता है, नया जन्म लेने वाला होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं, जो तुरंत पैदा हुआ है। ठीक है,
और लगभग 1 महीने तक का। कुछ जैसे हॉलॉक महोदय उन्होंने 2 सप्ताह तक का माना है, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें 1 महीने मतलब 30 दिन के बच्चे के लिए कैसा माना जाता है, नवजात माना जाता है। ठीक है, तो अर्थ पढ़ लेते हैं। जो नवजात से अभिप्राय जो है उस जीव से है जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, जन्म लिया है। कितने दिन तक का पूछा जाता है, हॉलॉक अगर पूछे जाए हॉलॉक के हिसाब से आंसर होगा तो क्या होगा, 0 से 2 सप्ताह मतलब जो तुरंत पैदा हुआ है तब से लेकर 2 सप्ताह तक का बच्चा क्या होता है, न्यूनेट होता है या नवजात होता है। और यहीं पर बात करें अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो 30 दिन के बच्चे को इन्होंने नवजात माना है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलते हैं और आंसर भी ये दोनों माने जाते हैं, जो मिले वो कर दीजिएगा। गर्भाधान के पश्चात 9 माह तक माँ के शरीर में रहने के पश्चात मानव शिशु माँ की कोख से बाहर आता है। ठीक है, 9 महीने के बाद आता है, आप सभी जानते हो। शिशु जन्म के बाद की प्रथम अवस्था को नवजात अवस्था या जो शिशु है उसको नवजात शिशु कहते हैं। ठीक है ना, शिशु जन्म के बाद की अवस्था पूछी जाए तो नवजात अवस्था, शिशु जन्म के बाद शिशु को क्या कहते हैं, तो नवजात शिशु कहते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, जो ये अवस्था होती है शिशु जन्म से प्रारंभ होती है। अभी हम न्यूनेट और पार्ट्यूनेट के विषय में डीपली पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ें ये थोड़ी सी रिपीटेड लगेंगी, लेकिन ये कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ने याद रखिएगा। ये अवस्था शिशु जन्म से प्रारंभ होती है और 2 सप्ताह तक चलती है, और ये अवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कौन सा होता है, यही होता है एडजस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये एग्जाम में, ऐसा नहीं है कुछ ऐसे ही बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी हम इसको, शिशु जो है नवजात उसी को कहते हैं, क्योंकि नए नए वातावरण में बच्चा आता है, एक अंधकार में रूम में रहता है। एक हिसाब से आप ऐसे मान सकते हो, जो हमारा यूटरस होता है, गर्भाशय होता है, वो एक अंधकार में होता है उसके लिए, और वहाँ से जब वो आता है रोशनी में तो उसे समायोजन करना पड़ता है बाहरी वातावरण से। ठीक है ना, क्योंकि इस समय वह गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी नवीन वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। नवजात अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूछा जा सकता है कि भाई नवजात अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 2 भागों में। कौन कौन से में किया जा सकता है, तो आप कहोगे पार्ट्यूनेट और न्यूनेट। अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्यूनेट का समय क्या है, ये प्रश्न आपसे अभी 2021 का जो जस्ट टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है ना, तो पार्ट्यूनेट जो अवस्था होती है वो जन्म से 30 मिनट तक की होती है, कह सकते हैं आधा घंटा, या कभी कभी आपको 15 मिनट भी बुक में मिलती है। तो ये दोनों आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट या 30 मिनट। ओके, आगे हम बात करेंगे न्यूनेट का समय क्या रहता है, तो वही जन्म से 30 दिन, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जन्म से 30 दिन माना है, हालांकि हॉलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह माना है। ठीक है, कोई आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम अगर रहा करे तो आप लोग बाद में कमेंट कर दिया करो, कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ईयरफोन में कुछ घरघराहट सी मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हुआ करे आप लोग बाद में बता दिया करो, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से इसे सही कर लूँ। अभी मैंने कर लिया है। न्यूनेट अवस्था जन्म से 30 दिन की होती है, अभी बात हो गई। पार्ट्यूनेट की अगर पार्ट्यूनेट जो पहली अवस्था अभी हमने पढ़ी है, जो जन्म से 30 मिनट की होती है, 30 मिनट। ठीक है, तो अब पार्ट्यूनेट के विषय में थोड़ी बात करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट्यूनेट है ये वह अवस्था है जिसमें बच्चे की नाल, जो ओम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो नाल होती है जिससे अब तक वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ माँ के पेट में ले रहा था, काट कर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो कब तक की होती है, और ये काम जब कहते हैं ना रक्त जो स्पंदन है कहते हैं रुक जाता है, तभी नाल को काटा जाता है। तो जब तक वो नाल नहीं कट जाता है तब तक ये बच्चा पार्ट्यूनेट में नहीं कहलाता। वो बच्चा पैदा हुआ 30 मिनट में के अंदर ही अंदर क्या होगा, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें स्पंदन रुक जाएगा, अब इस नाल को काट दिया जाएगा और बच्चा जो है माँ से अलग हो जाएगा, और ये पार्ट्यूनेट अवस्था जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, जब तक नाल से बंधा रहता है बच्चा तब तक पार्ट्यूनेट अवस्था में रहता है। अब वह स्वतंत्र जीव हो जाता है। यह अवस्था जन्म से 15 से 30 मिनट तक की होती है। ठीक है, 15 से 30 मिनट तक, कहीं 15 भी मिलता है, कहीं 30 मिनट भी मिलता है। न्यूनेट अवस्था के विषय में थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी हमने बात की थी पार्ट्यूनेट की, मैं हर बात को रिपीट करती चल रही हूँ। जो आप लोग कन्फ्यूज आ रहे हैं और कॉपी पेन लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो न्यूनेट अवस्था पार्ट्यूनेट अवस्था की समाप्ति के बाद प्रारंभ हो जाती है।
न्यूनेट लैटिन भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के नियोस शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, नया। ठीक है, अब हम मेन बात कर रहे हैं न्यूनेट की। अभी तक हमने न्यूनेट को आपको ऊपरी तौर पर बताया कि ये 30 दिन की अवस्था होती है। अब आपको डीपली समझना है इसको, न्यूनेट क्या होता है। न्यूनेट लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का? लैटिन भाषा का शब्द है न्यूनेट, पूरा न्यूनेट लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से? नियोस शब्द से आया है। NEOS, नियोस शब्द से बना है। और इस नियोस का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो नया होता है। ठीक है, नया। अतः न्यूनेट से तात्पर्य नया शिशु या नवजात शिशु होगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जिसकी अवधि, वही चीज़ मैंने कहा, कुछ चीज़ें रिपीटेड होंगी तो ये भाई रिपीट होने का फ़ायदा ये है, आपको याद हो जाएंगी। जिसकी अवधि हर्लॉक ने जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है, सप्ताह तक मानी है और वैज्ञानिकों ने 30 दिन की मानी है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा इतनी देर से पढ़ रहे हो। ओके, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा। भाई सुना जा रहा है पेपर होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई नहीं होगा, अभी सीट बढ़ेंगी, ये मतलब सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी है दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी फरवरी में होगा, है ना, क्योंकि उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना की, अच्छा कुछ लोगों का जो कहना वो सही भी है। क्यों? क्योंकि जो भर्तियां आपकी हैं ये अगर अभी, क्योंकि 22 का पेपर अभी तक नहीं हो पाया, और आप ये सोचो अगर ये वाली सीट नहीं बढ़ती हैं, यहाँ पर अगर सीट नहीं बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो पंचवर्षीय योजना लग जाएगी, फिर समझो 4-5 साल के लिए फिर चला जाएगा भर्ती आपका, उधर बीच में इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर नई सरकार आती वो अपने हिसाब से काम करेगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जहाँ इतना वेट किया है तो वहाँ पर थोड़ा 2 महीने और बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब इतना वेट जब हमने किया है तो क्या 2 महीने बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि सीटें बढ़ जाएंगी तो ये कंपटीशन में थोड़ा थोड़ा तो राहत मिलेगा कम से कम, है ना। तो नवजात शिशु की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो आप मतलब इस हिसाब से माने तो दिसंबर से आगे भी जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे भी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो नवजात शिशु की विशेषताएं होती हैं उनमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन कौन सी होती है पहले एक बार देख लो। एक तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, दूसरी पराधीनता की अवस्था होती है, तीसरी की अगर बात करें तो हम इसे समायोजन की अवस्था कह सकते हैं, अपरिपक्वता होती है, सभी जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, और मूल प्रवर्तनात्मक जो व्यवहार होते हैं, प्रवर्तनात्मक व्यवहार भी पाए जाते हैं इसमें। सारी चीज़ों की हम यहाँ पर बात करेंगे। लंबी क्लास थोड़ी सी होगी लेकिन आपका यहाँ पर सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा कवर करने की कोशिश की, तब भी चीज़ें रह जाएंगी जो हम कल की वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम किसकी, यहाँ पर नवजात शिशुओं की विशेषताओं की बात कर रहे थे ना। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये रहा आगे हम लोग जो नवजात शिशु की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता सबसे पहले पाई जाती है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। क्या होता है, जन्म के बाद सभी शिशु क्या होते हैं, एक समान नहीं होते, हम सभी जानते हैं। जन्म के बाद क्या, हम बाद तक भी एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। अब वो व्यक्तिगत विभेद कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे शारीरिक बनावट हो सकती है, बच्चे का रूप रंग आकार हो सकता है, उसका व्यवहार हो सकता है। ये सब हर शिशु में मतलब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ शांत होते हैं, कुछ काफ़ी क्रंदन मतलब काफ़ी रोने धोने वाले होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कुछ इनएक्टिव मतलब कुछ कम होते हैं, स्लो टाइप के होते हैं, है ना, कम क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, समानता नहीं पाई जाती है, डिफरेंसेस दोनों में देखने को मतलब हर शिशु में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, एक ही माता के 2 शिशु हों, ठीक है ना, जुड़वा की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा एक शिशु हो, मतलब हम जैसे हम ही हैं 4 जो भाई बहन हैं, तो सब में कुछ ना कुछ अपना डिफरेंस होता ही होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक बालक क्या होता है, एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नहीं तो दुनिया में हर कोई एक जैसा हो, ठीक है, एक आतंकवादी बन जाए तो सभी आतंकवादी बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए विभिन्नता होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर कोई एक जैसा ही बने, मान लो हर कोई नेता ही बन जाएगा तो और चीज़ें कौन करेगा। मान लो एक व्यक्ति नेता बने और सब उसी की तरह हो जाए, सब नेता बनने लगे, तो फिर देश में और भी तो काम है ना, वो कौन संभालेगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है ना, व्यक्तिगत विभेद होना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन ये चीज़ मतलब क्यों हमें समझाई जा रही है, इसलिए समझाई जा रही है कि समझने के लिए, मान लो अभी हम टीचर हैं, अब हम स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने, तो वहाँ पर क्या है, हम हर बच्चे को एक समान समझने लगते हैं। हम चाहते हैं एक बच्चे के 10 आए तो दूसरे वाले के 10 क्यों नहीं आया, हम टीचर हमने उसे पीटना शुरू कर दिया, तो नहीं, वो व्यक्तिगत विभेद है। एक अच्छा हो सकता है पढ़ने में, खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। या हमारे घर में ही 2 बच्चे हैं, एक
एक थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, एक थोड़ा स्लो है, तो क्या हम दूसरे को मार डालेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार हमें समझना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है वो, और हमें इसी के साथ चलना है, ठीक है। तो प्रत्येक नवजात शिशु में व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण होता क्या है? उनका अपना वंशानुक्रम भी हो सकता है, आसपास का वातावरण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। मतलब क्वेश्चन नहीं, पराधीनता की अवस्था, दूसरे की बात करेंगे पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा डिपेंड होता है। जो मानव का शिशु होता है जन्म के बाद क्या होता है? बिल्कुल असहाय होता है, कुछ वर्षों तक तो बिल्कुल ही असहाय होता है, और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर? दूसरों पर निर्भर होता है। वो मेनली तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद जो और घर में लोग केयर करने वाले होते हैं वो भी इनकी मतलब इनकी केयर करते हैं। इसलिए प्रत्येक माँ को उनकी क्या होता है? विशेष देखभाल की मतलब करनी ही चाहिए ऐसे समय में, जब तक वह स्वयं अपना कार्य करना नहीं सीख जाते, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? पराधीनता की अवस्था कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक माता को क्या करनी चाहिए? उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पराधीन है इस समय, वो अपने आप अपना कोई काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पराधीनता। आप समझ गए, क्योंकि वो भाई कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों पर डिपेंड है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर समायोजन की अवस्था, हम इसको कहते हैं जो एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही इस वीडियो में बताया था, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि बच्चा नए वातावरण में आता है, तो इसलिए इसमें मैंने टाइप नहीं किया, हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। बच्चा बाहरी वातावरण में आता है, आंतरिक वातावरण से निकल के, तो उस समय क्या होता है? उसे वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है? यहाँ पर समायोजन करना ही पड़ता है, ठीक है। समायोजन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एक्टिव होते हैं, वो जल्दी समायोजन कर लेते हैं। जो बच्चे दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनका भार कम होता है, ये सारी समस्या अगर होती है तो उन्हें थोड़ा समय लगता है एडजस्ट करने में। बकाया धीरे धीरे सभी वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं, अगर उन्हें उचित देखभाल मिलती है तब, ठीक है ना। अपरिपक्वता पाई जाती है, इमेच्योरिटी, ये सभी जानते हो भाई। गाय और बकरी के जो बच्चे होते हैं जन्म लेते ही क्या करते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो मानव के शिशु होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके लिए थोड़ा उनमें मैच्योरिटी का जो लेवल होता है बहुत कम होता है, वो मैच्योर नहीं होते हैं। जन्म के 1 वर्ष बाद तो वो क्या करते हैं? सिर्फ खड़ा होना सीखते हैं कहीं, है ना। 6 महीने तो उन्हें बैठने में निकल जाते हैं, ठीक है। तो अतः जन्म के बाद मानव शिशु अपरिपक्व होता है। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ वो क्या होता है? परिपक्व होता जाता है, तथा नवजात शिशु अपरिपक्व कहलाता है। तो क्यों अपरिपक्व होता है आप सभी जानते हो। आगे हम वो भी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्यों अपरिपक्व होता है। भाई उनकी अस्थियां भी कमज़ोर होती हैं, अस्थियां कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं, कैल्शियम मजबूती से नहीं होता है उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन स्पेशली आपको पता होना चाहिए, एक जो कोड में पूछ लिया जाता है कि नवजात शिशु की विशेषताएँ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो पराधीन होते हैं, उनमें समायोजन की अवस्था उनकी कहलाती है, अपरिपक्व होते हैं वो, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता भी है। मानव शिशु के व्यवहार में क्या होती है? मूल प्रवृत्तियाँ। जो मानव शिशु का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होता है। कैसे? जैसे वह भूखा होता है या उसका गीला होता है, उसने मतलब सुसु कर ली, है ना। बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो नवजात शिशु सुसु कर लेते हैं, तो क्या होता है? उन्हें गीला फील होता है। तो कोई भी पीड़ा हो, इसके अलावा भी उन्हें हो सकता है कोई दर्द हो, भले ही वो मुँह से नहीं बता पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? रोने लगते हैं। तो ये क्या हो गया? उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हो गया। तो ये हमेशा याद रखो, जैसे वो क्या करता है? स्तन को चूसता है, वो भी क्या है? इसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जब माँ अपना स्तन उसके मुंह में लगाती है तो वह चूसने लगता है, ठीक है ना। तो चूसने की क्रिया करने लगता है। अतः नवजात शिशु के व्यवहारों का जो आधार अगर पूछा जाए क्या होता है, तो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। जो व्यवहारों का आधार, जो इस समय व्यवहार वो कर रहा है, तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। भाई पैदा हुआ, पैदा होते ही वो रोया, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। क्यों रोया? अब उसके कई रीजन थे, उसकी श्वसन क्रिया उसी से शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद हो सकता है वो भूखा हो इसलिए भी रोया हो सकता है उसके लिए वातावरण नया लगा इसलिए भी वो रोया हो, लेकिन वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार उसका कहलाएगा, ठीक है ना। तो और जो मुंह में जैसे ही निप्पल लगाते हैं वैसे ही वो चूसने लगता है। और अब वो निप्पल ही नहीं, आप कुछ भी मुंह में दोगे वो चूसेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो व्यवहार है, उसके व्यवहार में है वो चीज़, ठीक है ना। कोई आगे बात करेंगे 6 नंबर की, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की जो ये अवस्था होती है, जिसे हम ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जन्म के समय क्या होता है? जो सामान्य नवजात शिशु मतलब एक नॉर्मल जो शिशु होता है उसकी लगभग लंबाई क्या होती है? 18 से 20 इंच होती है। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 18 से 20 इंच होती है। और भार कितना होता है? 6 से 8
पाउंड होता है, 6 से 7 पाउंड तक होता है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे उपयुक्त पोषण और उचित देखभाल के कारण वह क्या होता है, निरंतर लंबाई को भी प्राप्त करता है, भार भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, लगभग डबल वजन का हो जाता है ना। तो क्या है, ये समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, निरंतर डेवलपमेंट ग्रोथ चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ है, पराप्रसव क्या कहते हैं, जो पोस्ट नेटल केयर क्या कहलाता, मतलब किसे कहा जाता है, ये ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। प्री नेटल क्या होता है, पोस्ट नेटल क्या होता है। तो नवजात शिशु के हाथ पैर शरीर की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो हाथ पैर होते हैं पूरे शरीर की तुलना में क्या होते हैं, उसकी अपेक्षाकृत छोटे, पूरे शरीर की तुलना में हाथ पैर छोटे होते हैं। लाइन याद रखिएगा। पलकें कैसी लगती है, सूजी हुई सी दिखाई देती है। वह हमेशा सोता रहता है, केवल क्या करता है, भूख लगती है या कोई पीड़ा होती है या गीला होता है तो क्या है, अपनी आंखें खोलता है, और जब वह रोता है तो उसके मुंह से क्या होती है, आवाज़ होती है, ठीक है। रोता है तो आवाज़ तो होती है, किंतु आंखों से आंसू नहीं निकलते। अतः जन्म के पश्चात जो देख रेख की विशेष आवश्यकता होती है, इसी को पराप्रसव या पोस्ट नेटल केयर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो चीज़ें भी बताई आपको, तो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक महिला को जिसके बच्चा हुआ उसे पता होना चाहिए, ठीक है। उसे पता होना चाहिए, बच्चा उसके ऊपर डिपेंड है। ये नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो रोने दो, नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस समय आपको उसकी केयर करनी ही करनी है। और ये केयर आप कब कर रहे हो, प्रसव के बाद कर रहे हो। भाई जब तक पेट में था तब तक वो प्री नेटल था, अब वो बाहर आ गया, अब वो पोस्ट नेटल केयर चाह रहा है आपसे, मतलब अब आप उस पर विशेष ध्यान दो, ठीक है। तो उसे हम पोस्ट नेटल केयर करते हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी काम करो, अगर बच्चा रो रहा है तो पहले आप उसे संभालो, ठीक है ना, क्यों रो रहा है ये सब देखना जरूरी है। इसी को हम पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। नवजात शिशु का वर्गीकरण अगर आप करो तो 2 तरीके से करोगे। कैसे, एक तो आपके सामान्य शिशु होते हैं, और हालांकि हम ये चीज़ आपको दूसरी क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नवजात शिशु के विषय में बताना है, इस वजह से इसे यहाँ पर भी पढ़ना है। और अपरिपक्व शिशु, 2 तरीके के शिशु आपके पाए जाते हैं, ठीक है। नवजात शिशु जो सामान्य होते हैं वो वाले, और दूसरे जो अपरिपक्व होते हैं, इमेच्योर जो पैदा होते हैं, जिनमें मैच्योरिटी होती है, वो वाले जो होते हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सामान्य नॉर्मल शिशु होते हैं वो कैसे होते हैं, जो शिशु गर्भाधान के लगभग 40 सप्ताह बाद, समय ध्यान रखिएगा, 40 सप्ताह बाद अर्थात 280 दिन या फिर हम कहते हैं 10 चंद्रमास बाद जन्म लेते हैं, वे आपके कौन होते हैं, सामान्य शिशु कहलाते हैं, ठीक है ना। जो सामान्य, ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 10 चंद्रमास, 40 सप्ताह, 280 दिन, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, अच्छा आपके करमाइकल ने क्या कहा है, जो 180 से लेकर कम से कम 180 समय की गर्भावस्था होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थी, 134 ना, ऐसे ही था ना, 100 नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, 334, ठीक है, 334, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा दिमाग से मिस हो गई चीज़, मुझे भूलने की थोड़ी आदत भी है, ठीक है। तो 180 से 334 दिन का जो समय है, करमाइकल ने बताया है कि बच्चा इतना कम से कम 180 दिन का होना चाहिए और अधिक से अधिक 334 दिन। तो ये याद रखना, किसने कहा, करमाइकल ने। गर्भावस्था बकाया आपकी जो अभी मैं ये बात कर रही थी, मतलब इतना जो शिशु होता है वो एक सामान्य शिशु कहलाता है, ठीक है ना। प्रथम प्रसव के समय इस निर्धारित समय में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन का अंतर हो सकता है, जैसे कि 8-10 दिन पहले हो गया या 8-10 दिन बाद हो गया, वो एक क्या है, स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे 9 महीने से 10 दिन ऊपर भी जा सकते हैं, 10 दिन पहले भी पैदा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य शिशुओं का वजन औसतन 3 किलो होता है, ठीक है। सामान्य शिशु की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कितना होता है, औसतन कितना होता है, 3 किलो होता है। लेकिन अगर हम आगे बात करें, मतलब अगर पौंड में देखें तो कैसा होता है, 6 से 8 पाउंड तक का ये होता है, ठीक है ना। तो 6 से 8 पाउंड और 3 किलो तक का एक औसतन शिशु का वजन होता है। इससे अधिक भी हो सकता है, किंतु कम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कम होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शिशु अपरिपक्व में आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसे एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम मतलब इतना तो होना ही चाहिए, 3 किलो या 6 से 8 पाउंड तक होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लंबाई कितनी, 18 से 20 इंच तक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके सामान्य शिशु की विशेषताएं होती हैं। सामान्य शिशुओं का जन्म के बाद विकास भी सुचारू रूप से होता है तथा इनका भावी जीवन सफल रहता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, पिछड़े नहीं रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ सही है, तो वो पिछड़े क्यों रहेंगे। आगे हम बात करेंगे जो दूसरा टाइप है, ठीक है, उसके अपरिपक्व शिशु कैसे होते हैं, प्री मैच्योर इन्फेंट कहलाते हैं। कैसे होंगे ये, जिनका जो गर्भाधान के पश्चात कितने समय पहले 40 सप्ताह 280 दिन का जो समय होता है पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने बताया 40 सप्ताह 280 दिन या फिर 10 चंद्रमास तक के बच्चे सामान्य होते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर इससे पहले ही आ जा रहा है इस दुनिया में, ठीक है, लगभग 7 माह या 28 सप्ताह बाद ही जन्म ले लेते हैं, तो उन बच्चों को हम अपरिपक्व की श्रेणी में रखते हैं। तो ये परिपक्व वाला कई बार पूछा गया है, तो अपरिपक्व को याद कर लेना, हो सकता है ये पूछा जाए, ठीक है। 7 माह या 28 सप्ताह बाद जो बच्चे जन्म ले लेते हैं वो अपरिपक्व शिशु की श्रेणी में आते हैं, मात्र 28 सप्ताह बाद ही। क्यों? क्योंकि 40 सप्ताह के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं, 40 सप्ताह के जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर होते हैं, लेकिन जब इससे पहले 28 सप्ताह तो बहुत कम हो गया 40 में, तो वो क्या है, अपरिपक्व शिशु कहलाएंगे। इन शिशुओं की शरीर रचना पूर्ण होती है, किंतु भार व लंबाई सामान्य शिशुओं से कम होती है। ये शिशु शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, अतः इन्हें अत्यधिक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। जो आपके प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए गर्भवती को, आप पूरी फैमिली को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी समस्या पैदा ना की जाए जो बच्चे का अबॉर्शन हो या फिर कम समय का शिशु पैदा हो, जिससे माँ को भी बच्चे को भी और कहीं ना कहीं उस समय प्रॉब्लम तो पूरे घर को ही फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो बात करेंगे नवजात शिशुओं की शरीर रचना व विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ न्यूनेट की हम बात करेंगे, ठीक है। जो नवजात होते हैं उनका वजन, जैसे भार तथा लंबाई की अगर बात करें तो वजन जो होता है कम से कम कितना होना चाहिए, 6 से 8 पाउंड, या कुछ बच्चों में 9 से 10 पाउंड तक भी होता है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि नवजात शिशु का वजन 5 से 6 पाउंड से कम हो तो उसके स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों की केयर ज़्यादा चाहिए होती है जिनका वजन कम होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे लंबाई की। लंबाई 18 से 20 इंच तक होती है, किंतु माता पिता की लंबाई तथा भार तथा माता क्या पोषण ले रही है, उसका स्वास्थ्य क्या है, ये बच्चे की भार तथा लंबाई को भी प्रभावित करता है। अगर माता सही न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो उसकी लंबाई भार दोनों कम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत रोल अदा करता है। आयोडीन की कमी है तब भी बच्चा बौना रह जाएगा। हाथ व पैर, नवजात शिशुओं के हाथ व पैर की जो लंबाई होती है लगभग समान होती है, किंतु शरीर की लंबाई के अनुपात में पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, तथा धड़ और हाथ पैरों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। ध्यान से पढ़िए, ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और ये कंफ्यूज करती हैं। नवजात शिशुओं के हाथ पैर की लंबाई कैसी होती है, लगभग समान होती है। जो हाथ और पैर होते हैं लगभग समान लंबाई के होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। लेकिन जो शरीर की लंबाई के अनुपात में अगर पूछा जाए तो पैर छोटे होते हैं, हाथ पैर समान होते हैं, लेकिन अगर पूरे शरीर की लंबाई में पूछा जाए तो पैर छोटे होते हैं। धड़ हाथ पैरों की तुलना में कैसे होते हैं, अधिक बड़े होते हैं। जो धड़ होता है हाथ पैरों की तुलना में कैसा होता है, अधिक बड़ा होता है। जो धड़ धड़ जो आप जानते हो छाती वाती वाला पूरा हिस्सा आ जाता है, भुजाएं वगैरह, वो वाली चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती है हाथ पैर की तुलना में। वक्ष स्थल की बात करें तो नवजात शिशुओं का वक्ष स्थल ढोलक के आकार वेरियल शेप्ड होता है। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। जो वक्ष स्थल का आकार कैसा होता है, ढोलक आकार का होता है, वेरियल शेप्ड बोलते हैं। वयस्कों में समान जो होता है, जो वयस्क होते हैं उनके समान चौड़ा नहीं होता। जैसे वयस्क होते हैं उतना चौड़ा नहीं होता, बस ढोलक के शेप में होता है। ढोलक थोड़ी नहीं होती, गोल सी वैसी होता है, ठीक है। पसलियाँ इनकी कॉर्टिलेज की बनी होती हैं तथा दृढ़ता का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि दृढ़ क्यों नहीं, क्योंकि कॉर्टिलेज क्या होता है, मुलायम चीज़ होती है, ठीक है। तो दृढ़ता इसमें नहीं पाई जाती है, ओके। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कैल्शियम बनता जाएगा और कैल्शियम से मजबूती आती जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कार्टिलेज का ध्यान रखिएगा, बच्चे जो होते हैं कार्टिलेज की ही हड्डियाँ वगैरह वक्ष स्थल इनका होता है। त्वचा की अगर हम बात करें तो नवजात शिशुओं की जो त्वचा होती है पर क्या होता है, सफ़ेद बसीय पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है, जो शिशुओं की त्वचा की क्या करती है, रक्षा करती है, तथा प्रसव के समय योनि मार्ग से बाहर निकलने में ये जो सफ़ेद चिकनी लेयर होती है, जो फैटी एसिड फैट की बनी हुई होती है, ये क्योंकि शरीर पर चिकनाहट होती है तो इसके सहारे ईजिली बच्चा जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जो त्वचा की ही बात कर रहे हैं शिशुओं की। नवजात शिशुओं की त्वचा पतली होती है, कोमल होती है और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। जन्म के बाद 8 से 10 दिन बाद तक त्वचा कोमल और लाल बनी रहती है, अतः शिशु की त्वचा की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।
उचित देखभाल के अभाव में शिशु में क्या होता है, चर्म रोग विकसित होने की संभावना रहती है। इसीलिए जो त्वचा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे छोटे छोटे सुसु पॉटी जल्दी जल्दी करते हैं तो वो क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं वहाँ पर भी रैसेस वगैरह हो जाते हैं। कुछ शिशुओं में 4 से 6 दिन बाद त्वचा व आँखों में क्या होता है, पीलापन आ जाता है, जो 10 से 12 दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ये 4 से 6 दिन बाद त्वचा पीली क्यों होती है? क्योंकि शिशु जब पेट में होता है तो होता है, आप जानते हो, प्लेसेंटा से क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसी से ऑक्सीजन लेता है। तो उस समय उन्हें ऑक्सीजन मिलती है कम। क्या मिलती है? ऑक्सीजन जो है उन्हें कम मिलती है। लेकिन जब ये बाहर आ जाते हैं, इनका गर्भनाल काट दिया जाता है, अब ये क्या होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। क्योंकि अभी तक वो कम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, अब बाहरी वातावरण में वो अपने आप पूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है ज़्यादा। ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है ज़्यादा तो आरबीसी क्या होते हैं, उतना वो कहते हैं कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जो भी है, तो आरबीसी टूटने लगते हैं। ठीक है, आरबीसी टूटने लगते हैं। अब आरबीसी टूटेंगे तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, आप जानते हो। ठीक, क्योंकि लीवर भी इतना ज़्यादा जो ब्लड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा टूटा हुआ। तो क्योंकि इनका जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण जो यकृत में होते हैं, सॉरी, भ्रूण जो होते हैं पेट में, तब इनका जो यकृत में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। यकृत में ही ब्लड का जो भ्रूण का निर्माण होता है। हम लोगों में किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, और जो भ्रूण होते हैं उनका यकृत में होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है तो एकदम से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, एकदम से ज़्यादा चीज़ें क्रियाएं होती हैं शरीर में, तो यकृत भी एकदम से इतना ज़्यादा बर्डन नहीं सहन कर पाता है। अब इस पर इफेक्ट पड़ता है तो इससे बिलिरुबिन निकलता है, आप सभी जानते हो। बिलिरुबिन होता है पीला, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी टूट रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो रही है, आरबीसी उतना मिल नहीं रहा है, तो यकृत में बढ़ गया बिलिरुबिन की मात्रा, और बिलिरुबिन की वजह से वो पीला दिखाई देता है। धीरे धीरे जब बच्चा वातावरण में सर्वाइव करने लगता है, ऑक्सीजन उसके शरीर के हिसाब से सही होने लगती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें खुद ही सही हो जाती हैं, 10 से 12 दिनों में खुद ही सही हो जाती है। लेकिन अगर 10 से 12 दिन में सही नहीं हो रही हैं तो डॉक्टरी परामर्श यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऐसा क्यों होता है अगर पूछा जाए तो। ठीक है, थोड़ा समझने वाली चीज़ थी और मैंने अपने हिसाब से कोशिश की, और आई होप आप अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट कर लेना, थोड़ा सा उतनी सी जगह पे रिपीट कर लिया करो जहाँ पर एक बार में बात समझ ना आए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरे व्यू के लिए पूरी वीडियो देखो, मेरा बहुत टाइम पूरा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पर मैं आपके लिए ही कह रही हूँ, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो को रिपीट कर लो। अस्थियों की बात करें तो नवजात शिशुओं की जो अस्थियाँ होती हैं अपरिपक्व होती है, अविकसित होती है, लचीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, इनमें कैल्शियम जो है नहीं होता है। ठीक है ना, अस्थियां कार्टिलेज के होने के कारण शिशु जो होता है सुगमता पूर्वक योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हो बच्चों की, तो ये उसी दबाव में चटक जाएं। जब बच्चा बाहर इतनी छोटी जगह से निकल कर आता है योनि से बाहर, तो उसी में चटक के हड्डियां टूट जाए। क्योंकि कार्टिलेज की बनी होती हैं तो ये दब दब के धीरे धीरे, क्योंकि ये झुक सकती है, इनमें लचीलापन होता है, तो ये आराम से बच्चा सरकता हुआ, उनके ऊपर लेयर त्वचा पे एक लगी हुई होती है चिकनी बशी अम्ल की, तो उससे क्या है, बच्चा आराम से दबता हुआ धीरे धीरे सरक आता है बाहर की ओर। ठीक है ना, तो आप समझ गए कार्टिलेज की बनी हुई अस्थियां होती हैं। आगे बात करेंगे मांसपेशियों की। नवजात शिशुओं की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी अविकसित होती हैं, क्रियाशीलता का अभाव भी होता है, बच्चा सुप्त पड़ा रहता है, आप जानते हो, कुछ दिन तक सोता रहता है, इसलिए प्रारंभ में अपने शरीर को हिलाता डुलाता नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे मालिश व व्यायाम होती है तो उसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां उनमें पुष्टता आ जाती है, मतलब मजबूत हो जाती है। तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें, तंत्रिका तंत्र ये, ठीक है, का पे मात्रा लगा लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो शरीर की तुलना में सिर अधिक बड़ा होता है। ठीक है, शरीर की तुलना में सिर जो होता है बच्चों का बड़ा होता है, किंतु तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित यहाँ पर नहीं होता है। इसके विपरीत मेरु रज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वह अधिक विकसित होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अंग विकसित होता है, तो तंत्रिका तंत्र के मुकाबले जो मेरु रज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो ज़्यादा विकसित होता है शिशुओं का, जिससे शिशु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रदर्शन होता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनका यहाँ पर आप जानते हो करते हैं बहुत सारे एक्शन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताए भी थे, जैसे तीव्र प्रकाश में आंखों को बंद कर लेना, स्तन चूसना, भोजन निकलने की क्रिया सहजता से संपन्न करना, ये कैसी है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, ये क्यों होती हैं? क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो होता है, मतलब यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इनका विकसित होता है, इस वजह से ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्यों मतलब पाई जाती है, जबकि शिशुओं में लगभग जो गुण है उस समय नहीं डेवलप होते, पर ये क्रियाएं क्यों पाई जाती? क्यों? क्योंकि उनका स्पाइनल कॉर्ड विकसित होता है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। नवजात शिशु की जो हृदय की मांसपेशियां होती है कोमल व कमजोर होती हैं, किंतु इन्हें वयस्कों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन की
की आवश्यकता रहती है। वयस्कों से ज़्यादा ऑक्सीजन ये लेते हैं, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा इनके विषय में, ठीक है ना। यहाँ पर बात करेंगे नवजात शिशुओं की जो हृदय स्पंदन तथा नाड़ी की जो गति होती है वयस्क की तुलना में नाड़ी की गति कैसी होती है, अधिक होती है। मतलब चाहे आप श्वसन की बात कर लो, चाहे नाड़ी की गति की बात कर लो, हार्ट बीट की बात कर लो, ये सारी शिशुओं में ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है ना। 120 से 140 प्रति मिनट तक रहती है इनकी क्या जो हार्ट बीट होती है, ठीक है। हार्ट बीट कितनी होती है, 120 से 140 तक होती है, ओके। और 160 से 200 प्रति मिनट हो जाती है जब ये क्या करते हैं, रोते हैं। रोने की कंडीशन में इनकी क्या चली जाती है, ये 160 से 200 प्रति मिनट तक हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्रंदन जरूर लगा लीजिएगा। 160 से 200 प्रति मिनट हो जाती है जब ये रोते हैं। नॉर्मल कितनी होती है, 120 से 140 प्रति मिनट तक होती है। आगे बात करेंगे श्वसन तंत्र की, हम लोगों में कितनी होती है, 72 होती है। श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो नवजात शिशुओं के फेफड़े छोटे तथा कम विकसित होते हैं, किंतु इनकी श्वसन दर वयस्कों की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। श्वसन दर, बच्चे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वयस्कों में श्वसन क्रिया में जो बक्ष, यहाँ पर बात करेंगे बक्ष स्थल, ठीक है, बख्शीश स्थल नहीं होगा, ये बक्ष स्थल होगा, ध्यान रखिएगा। बक्ष स्थल, ठीक है, बक्ष स्थल। और जो बात करेंगे यहाँ पे बक्ष स्थल के बाद जो हमारे उदर की पेशियाँ होती हैं, उधर, ये दोनों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, उदर की पेशियाँ होती हैं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। तो वयस्कों में कौन से स्थल, बक्ष स्थल, और पेशियाँ, उदर की जो पेशियाँ होती हैं वो भाग लेती हैं। और शिशुओं में कौन भाग लेता है, महाप्रशीरा पेशी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो डायाफ्राम होता है, जो डायाफ्राम होता है वो क्या करता है, सक्रिय भूमिका निभाता है श्वसन में बच्चों के, ठीक है। तो महाप्रशीरा पेशी या डायाफ्राम की अगर बात करें तो बच्चे श्वसन इस पेशी से लेते हैं, महाप्रशीरा पेशी से, और हम लोगों में श्वसन किससे होता है, बक्षस्थल या उदर की पेशियों से होता है। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि मतलब इसे पढ़ के छोड़ दो, ये याद करना, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। नवजात शिशु में पाचन तंत्र की रचना तो पूर्ण होती है किंतु परिपक्व यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। पाचन तंत्र की रचना मतलब जो डिजाइन होता है, एक तरीके से कहें तो वो बन जाता है, पर ये मजबूत नहीं होता। लार ग्रंथियों से लार रस बहुत कम मात्रा में यहाँ पर निकलता है, अतः कार्बोज के पाचन में ये असमर्थ रहता है। अतः इनका आहार जो होता है तरल ही रखना पड़ता है। कार्बोज का पाचन, ये पूछा जा सकता है कि किसका पाचन जो है नहीं हो पाता, तो कार्बोज के पाचन में पाचन तंत्र का बहुत ज़्यादा क्या होता है, असमर्थ रहता है, ठीक है। बात करेंगे शरीर ताप की, तो ताप स्थिर नहीं रहता, इनका बदलता रहता है। अभी चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें नवजात शिशु के विषय में आगे भी चीज़ें पढ़नी है, तो जो चीज़ें यहाँ पर रह रही हैं वो चीज़ें हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रखो कि इनका ताप बदलता रहता है, ठीक है। बकाया मात्रा वगैरह हम अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। प्रकाश ज्ञान, क्योंकि हमें वहाँ पर भी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पर डीपली चीज़ें हैं, तो अभी हम यहाँ पर नॉर्मल ज्ञान जो चीज़ें डीपली हैं वो यहाँ पर बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो रिपीट होने वाली हैं आगे, तो वो हम वहाँ पर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रकाश ज्ञान की अगर बात करें तो प्रकाश के प्रति संवेदनाएं पाई जाती हैं। तीव्र प्रकाश में आप अगर शिशु को ले जाओगे, नवजात को, तो वो क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, मूंद लेता है। किंतु अन्य कोई भी वस्तु आप उनके नेत्र के सामने ले जाओ, आंखों के सामने, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते। और जैसे ही आप लाइट खोलना देखना, वो एकदम से आंखें बंद कर लेंगे, खुली हुई आंखें एकदम बंद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन और चीज़ आप उनके सामने करोगे तो उन्हें कोई मतलब नहीं। ध्वनि ज्ञान की बात करें बच्चों में, तो नवजात शिशु में सभी प्रकार की ध्वनियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती, किंतु अगर तेज ध्वनि आपने बजा दी तो उन्हें वो उससे प्रभावित होते हैं। मतलब नॉर्मल ध्वनि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तेज ध्वनि उन्हें प्रभावित करती है। गंध की बात करें, गंध ज्ञान मतलब स्मेल उन्हें आती है या नहीं आती है। तो प्रारंभ में क्या होता है, नवजात शिशु में गंध की संवेदना नहीं होती, किंतु धीरे धीरे ये विकसित हो जाती है, ठीक है। ताप व ठंड का ज्ञान की अगर बात करें तो नवजात शिशुओं में ताप व ठंड के प्रति पर्याप्त संवेदना विकसित हो मतलब रहती है। ठंड गर्मी उन्हें खूब लगती है। और आप ये नोटिस करते होंगे इस बार जो बच्चे होंगे छोटे, वो गर्मी में बहुत परेशान रहे हैं, ठीक है। हमारे घर में बच्चे, इसलिए हमें पता है ठंड गर्मी में इतना परेशान रहे अब की बच्चे कि हमारे यहाँ अब की हमारा बहुत बजट हिला हुआ था। कुछ चीज़ें थी, हस्बैंड ने प्लॉट वगैरह खरीदा था, तो इस वजह से हमारा इतना बजट नहीं था कि हम कोई भी एक्स्ट्रा काम कर पाए। लेकिन वो पीहू इतना रोती थी, गर्मी से रात भर सोती नहीं थी, तो हमें एसी लगवाना पड़ा फिर उसके लिए। तो जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी ख़राब कंडीशन थी कि अगर एसी के लिए हमें कहीं कर्ज लेना पड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कुछ चीज़ें सोच के चलते हैं कि चलो आगे कर लेंगे, पर बच्चों को देख के फिर वो करना पड़ा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर फैमिली में। तो मल त्याग की क्रिया की बात करें, बच्चों में क्या होता है, जन्म के पश्चात शिशु का प्रथम मल जो होता है गाढ़ा चिपचिपा काला या हरे रंग का होता है, जिसे मैकोनियम कहते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है ना, मैकोनियम कहते हैं इसको।
आगे बात करेंगे 8 से 10 दिन बाद मल स्वाभाविक पीले रंग का हो जाता है। प्रारंभ में शिशु संपूर्ण दिन में 5 से 8 बार तक मल त्याग करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र उनकी विकसित हो जाती है, पाचन प्रणाली भी नियंत्रित हो जाती है और मल त्याग में भी क्या होती है, नियमितता आ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मूत्र त्याग की प्रक्रिया की अगर बात करें तो जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शिशु 8 से 10 बार मूत्र त्याग करता है, क्योंकि धीरे धीरे ये मात्रा बढ़कर 15 से 20 बार तक हो जाती है। तो बहुत से लोगों की लगता होगा बच्चा जब पैदा होता है तब ज़्यादा सूसू करता है, नहीं, वो उस समय तो करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा और बढ़ती है। ठीक है, 15 से 20 बार करता है और आप ये चीज़ देखते भी होगे घर में। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार क्विक रिवीजन थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, नवजात शिशु की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हमने बताया था नवजात 2 शब्दों से बना है, नव प्लस जात, जिसमें नया, नव का मतलब होता है नया और मतलब जात का अर्थ होता है जन्म देने वाला। मतलब नवजात से अभिप्राय क्या है, जो जीव है अभी हाल में जन्मा है, मतलब अभी हाल में जो जन्मा उसे हम नवजात कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। नवजात अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया, 2, पार्टिन्यूट और न्यूनेट। पार्टिन्यूट 15 से 30 मिनट, न्यूनेट जन्म से 30 मिनट, या फिर जो 2 सप्ताह तक की अवस्था कहलाती है। जो पार्टिन्यूट क्या होता है, बच्चे की जो नाल होती है, उम्बिलिकल कॉर्ड है जो कट जाती है और बच्चा अलग हो जाता है, तब तक पार्टिन्यूट रहता है। लेकिन जैसे ये नाल कटता है, बच्चा क्या माँ से अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, वो कौन हो जाता है, वो न्यूनेट हो जाता है। ठीक है ना, अब ये स्वतंत्र हो जाता है पार्टिन्यूट अवस्था में। ठीक है ना, न्यूनेट कहाँ का, लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के न्यू शब्द से बना है। ठीक है, न्यूनेट है लैटिन भाषा का, लेकिन ग्रीक शब्द की भाषा न्यू से बना हुआ है ये। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है नया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं, बस थोड़ा सा देख लो और क्या क्या चीज़ें देखी हमने। विशेषताएं पढ़ी यहाँ पर, व्यक्तिगत विभिन्नता थी, पराधीनता की अवस्था थी, समायोजन की अवस्था थी, अपरिपक्वता थी। ठीक है, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था। तो ये सारी चीज़ें, पराप्रसव किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया। ठीक है, तो अब आप ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो, देख लीजिएगा वीडियो, रोक रोक के पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। नहीं, नोट्स बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट में मैं रिवीजन में, आप जानती हूँ, फिर जल्दी करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना आप लोग वीडियो ही पूरी नहीं देखते हो तो रिवीजन क्या देखोगे। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा नोट करना चाहो तो रोक रोक के कर सकते हो। मिलते हैं कल की वीडियो में। भाई अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।